वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सारे स्टडी इंपॉर्टेंट पॉइंट में। क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मैसेज आए थे, कमेंट आए थे इन प्रश्नों को कराने के लिए। तो चलिए इनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ गए तो आप यही कहोगे ये बताया नहीं गया था। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, तो उनको भी कवर कर लेते हैं ताकि आपका भरोसा बना रहे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा गया है, पर्यावरण आंदोलन क्या है भारत में, इसके उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर किस प्रकार से ले सकते हैं दोस्तों? मैंने बहुत ही सिंपल में इस आंसर को सेलेक्ट किया है, तो आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, तो रिवाइज ही करना है, इसीलिए मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं। पहला आंसर देखिए यहाँ पे, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले संगठित प्रयासों को पर्यावरण आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की बात कही जा रही है, मतलब ये कोई अकेला व्यक्ति संरक्षण नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें एक संगठित प्रयासों की जरूरत होगी। संगठित प्रयास का मतलब ये होता है, संगठित मतलब एक गुट, एक समूह, एक बड़े क्षेत्र में समूह बनाकर हम इन्वायरमेंट को हम उससे बचा सकते हैं। कहीं कि जो हमारा ये इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको हम संगठित प्रयासों से, मतलब कि सब लोग मिलकर, एक व्यक्ति नहीं, सब लोग मिलकर हम इन्वायरमेंट को जो है बचा सकते हैं। तो यही जो है संगठित प्रयास ही पर्यावरण आंदोलन कहलाता है। आगे इस पॉइंट में आगे जोड़ सकते हैं यहाँ पे, वास्तव में पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए तथा पारिस्थितिकी तंत्र, दोस्तों दो पॉइंट यहाँ पे है, पारिस्थितिकी यहाँ पे दिया गया है और पर्यावरण संतुलन दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए 100 पेड़ काट दिया हो, ठीक है, 100 पेड़ काट दिया और 100 के बदले वो जो है 200 पेड़ लगा दिया, ठीक है, तो कहीं न कहीं ये इन्वायरमेंट संतुलन बना रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2000 पेड़ काट दिया और 100 पेड़ लगाया है, तो इन्वायरमेंट कहीं कहीं दूषित हो जाएगा और संतुलन नहीं बना रहेगा। तो यहाँ पे है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हम जितना इन्वायरमेंट को दूषित कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा उसका संरक्षण भी हमें करना है। और पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब एक इकोसिस्टम है। बस आप इतना समझिए कि जिस क्षेत्र में जीव जंतु और वनस्पतियों का एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को हमें बचाना होगा। जैसे आपने कभी गिद्ध देखा होगा, तो आज की डेट में गिद्ध दिखाई नहीं देते हैं, तो वो भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है, कहीं कहीं विलुप्त हो रहे हैं, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, तो उनको संरक्षण करना है। अगर संरक्षण नहीं किया गया तो कहीं कहीं हमारा इन्वायरमेंट जो है खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे ही पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए आंदोलन हो रहे हैं या किए गए हैं। समाजशास्त्रीय भाषा में पर्यावरणीय आंदोलन या पारिस्थितिकी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ आंदोलन है, जैसे आपने सुना होगा चिपको आंदोलन के बारे में, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये कुछ आंदोलन है जिसके बारे में आपने सुना होगा, समझा होगा। तो ये सब जो है इन्वायरमेंट से संबंधित आंदोलन है। अब इनके बारे में थोड़ा पॉइंट समझ लेते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको आसानी से याद हो जाए, इसे मैंने कहानी की तरह नहीं लिखा है, इसको पॉइंट वाइज लिख लिया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। कहाँ से? उत्तराखंड से हुआ था। उत्तराखंड के कहाँ से? चमोली जिले से हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसकी शुरुआत किसने की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों यहाँ से जो ये पॉइंट आप देख रहे हो कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, ये सब बहुविकल्पीय में अति लघु में भी अलग से पूछा जा सकता है, तो इसलिए पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, वनों की कटाई होने से, यहाँ पे देखिए, यह आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, वनों की कटाई होने से स्थानीय लोगों पेड़ किससे चिपक जा रहे थे, जिससे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। जब उत्तराखंड में यहाँ पे चमोली जिले में जब पेड़ों काटा जा रहा था, तो वहां के स्थानीय लोग क्या कर रहे थे कि पेड़ों से जाके चिपक जा रहे थे, और उन्होंने एक नारा भी दिया था कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटना। तो इसीलिए जो है सो चिपको आंदोलन का नाम दिया गया है। इस तरह से आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। देखिए टिहरी जो बांध है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भागीरथी तथा भिलांगना नदी पर बनाया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भागीरथी और भिलांगना जो नदी है, इस पर टिहरी बांध बनाया गया है। इस बात को समझने के
के लिए दोस्तों यहाँ पे छोटा सा डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए गंगा जो नदी है, ठीक है, ये देव प्रयाग से गंगा नदी गंगा कहलाती है। इसकी दो धारा है, एक भागीरथी है और दूसरी अलकनंदा है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी इसकी दो धाराएं हैं और भागीरथी नदी में भिलांगना नदी आकर मिलती है, ठीक है। चमोली जिले में यहाँ पे टिहरी जिले में, ठीक है, यहीं पे एक डैम बनाया गया है, टिहरी डैम, ठीक है, यानी टिहरी बांध बनाया गया है। तो यही टिहरी जो बांध है ये भागीरथी और भिलांगना नदी पर बनाया गया है। बहुत लोग को पता होता है कि भागीरथी और अलकनंदा पे बनाया गया है, लेकिन नहीं, ये भागीरथी और भिलांगना की नदी पर बनाया गया है। यह आंदोलन शुरुआत क्यों हुआ था इसके बारे में समझ लेते हैं। टिहरी बांध बनाने से वृक्षों को काटा गया, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ता चला गया। दोस्तों यहाँ पे जो टिहरी बांध है इसके बनाने से वृक्षों को काटा गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितना वृक्ष काटा जा रहा है, अगर उतना लगाया जा रहा है तो उससे ज्यादा लगाया जा रहा है तो इन्वायरमेंट हमारा संतुलन बना रहेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा काटा जा रहा है, लगाया कम जा रहा है तो यह असंतुलन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बातें कही गई है कि टिहरी बांध बनाने से वृक्षों को काटा गया है, जिससे भूस्खलन खतरा बढ़ता चला गया है। भू का मतलब दोस्तों हमारी भूमि यानी धरातल, स्खलन का मतलब खिसकना होता है, भूमि का खिसकना ही भूस्खलन कहलाता है। तो अगर पेड़ और काट दिए जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो भूमि आराम से मतलब भूमि तो खिसकेगा ही, तो उससे खतरा बढ़ेगा, ठीक है, भूस्खलन बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, स्थानीय लोगों को डर है कि बांध टूटेगा तो आसपास के क्षेत्र बर्बाद हो जाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि जहाँ पे डैम बना, जहाँ बांध बना, वहां के लोगों के अंदर एक डर बैठ गया कि अगर जिस दिन डैम टूट गया तो हम लोग का जो घर है, जो हम लोग का जमीन जायदाद सब कुछ है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए विरोध ज्यादा हो गया था, ठीक है। इसके बाद लिख सकते हैं, इसकी स्वीकृति जो है 1972 में दी गई थी। तो यहाँ पे पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं। देखिए इसकी शुरुआत जो है मेधा पाटेकर के द्वारा हुई थी। कब? 1985 में हुआ था, ठीक है। शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे गुजरात में नर्मदा नदी जब बनाया गया था, तो सरदार सरोवर जब बना था तो उससे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों को फायदा हो रहा था, ठीक है। अब सवाल ये था कि बांध बनाने कि स्थानीय लोगों को जमीन खाली करा दिया गया और मुआवजा भी नहीं दिया गया, तो ये भी एक आंदोलन कारण बन गया। वनों काटा गया और पर्यावरण की अवहेलना की गई, मतलब कि जो वन थे वहां पे उसको काट दिया गया, लेकिन उससे ज्यादा वन लगाए नहीं गए, पेड़ लगाए नहीं गए, तो वही जो है पर्यावरण को अवहेलना की गया। तो यहाँ पे ये कारण बनता चला गया नर्मदा बचाओ आंदोलन का। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जितने पॉइंट मैंने बताए यहाँ पे सब अच्छे पॉइंट हैं। अब मैंने अलग अलग से लिख दिया ताकि आपको आसानी से याद रहे, इसे आप तैयार जरूर करिए। दोस्तों आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए यहाँ पे आंदोलन शब्द जो है ये काफी यूज किया गया है। देखिए सामाजिक आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? सामाजिक आंदोलन आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, उसके बारे में लिखेंगे समाज में कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं और कुछ राजनीतिक नियम भी हैं जो सामाजिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैलाने लगते हैं। इनको समाज को दूर करने के लिए एक मजबूत संगठन के द्वारा खत्म या कम करने का प्रयास सामाजिक आंदोलन कहलाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल वर्ड ये है कि जो समाज में जो आंदोलन होते रहते हैं, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए जो समाज के लोगों ने कुछ आंदोलन करते हैं, वही सामाजिक आंदोलन होता है। अगर कोई भी समस्या आती है समाज में, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है और जनता की भलाई के लिए सरकार काम ना करे तो सामाजिक आंदोलन तो बनता ही है। तो इसीलिए यहाँ पे सामाजिक आंदोलन का जो है बनाने का कारण ये है कि समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसीलिए सामाजिक आंदोलन बनता चला जा रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब सवाल ये है आगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं, लक्षण डालेंगे या विशेषताएं, बात एक ही है, चाहे लक्षण पूछे चाहे विशेषताएं, ठीक है। पहला पॉइंट ले सकते हैं सामाजिक जो है या समाज कल्याण। देखिए सामाजिक आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है या विशेषता उसकी है कि समाज कल्याण होना चाहिए। अगर समाज में जो भी लोग हैं, समाज के लोग को अगर जो है कहीं कहीं फायदा हो रहा है उनको, तो सामाजिक आंदोलन नहीं होगा। लेकिन अगर आंदोलन हो रहा है तो समाज कल्याण के सबसे बड़ा कारण बन जाता है। सामाजिक आंदोलन में दोस्तों धार्मिक राजनीतिक संगठन का होना ये जरूरी होता है, क्योंकि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो धार्मिक आधार पे होते हैं, राजनीतिक आधार पर होते हैं। तो सामाजिक और जो है जो आंदोलन होते रहते हैं वो कहीं कहीं धर्म से संबंधित होता है, ठीक है, जो है राजनीति के संबंधित होता है। तो इन सब बातों को आप 2-4 लाइन इसमें आराम से नोट डाउन कर सकते हैं।
अगला पॉइंट इसमें ले सकते हैं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति। देखिए जो आंदोलन होते हैं वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होते हैं, बिना विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंदोलन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला लिख सकते हैं कुशल साहसी व्यक्ति का नेतृत्व होना। देखिए जो आंदोलन होगा, सामाजिक आंदोलन होगा, तो कहीं के एक साहसी व्यक्ति होना चाहिए और कुशल होना चाहिए। अगर साहसी कुशल है, ठीक है, तो वो जो आंदोलन है वो सफल होगा, नहीं तो कहीं के आंदोलन जो वो असफल हो जाता है। आगे ले सकते हैं भावुकता की प्रक्रिया। देखिए कहीं न कहीं जो हमारा नेतृत्व करने वाला जो है, जो हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर भावुकता होना चाहिए और उसका भावुकता जनता के प्रति और जनता का भावुकता उसके प्रति होना चाहिए। तभी जो है कहीं न कहीं एक भावुकता जब रहेगी तो अंदर आपके जोश आएगा कि हमें अपने लिए जो अपने समाज है उसके लिए आंदोलन करना है, कहीं को न्याय दिलाना है। तो जब भावुकता रहेगी तभी कहीं की आंदोलन आगे बढ़ सकता है। अगर आप किसी अपने रिलेटिव से या फिर किसी अपने दोस्त यार से कहीं गुस्से में बात करते हैं और आप गुस्से में बात करके कहिए कि हमारा ये काम करा दीजिए, तो हो सकता है वो व्यक्ति काम आपका ना कराए। लेकिन अगर आप प्यार से कहिए, भावुकता में कहिए, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपका काम करा दे। तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है, ठीक है। आगे देखिए प्रदर्शन एवं नारों पर जोर दिया जाए। मतलब कि जब आंदोलन होता है तो प्रदर्शन होता है ना, जो नारे होते हैं, बहुत सारे नारे होते हैं, लोग अपने अपने नारे बनाते हैं, बोलते हैं। तो कहीं की सामाजिक जो है जो आंदोलन है उसकी विशेषता यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कृषि से संबंधित जो भारत में कृषक आंदोलन है उससे संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि सरसरी निगाहों से कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में महिला आंदोलन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, महिलाओं से संबंधित आंदोलन का वर्णन कीजिए। यानी महिला आंदोलन के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या क्या पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख लिया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसको भी। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए जाने वाले आंदोलन को महिला आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जो महिलाओं से संबंधित आंदोलन होते हैं, समाज में बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उससे हमें निजात दिलाने के लिए जो है ये कहीं न कहीं महिलाओं से संबंधित आंदोलन जो है वो महिला आंदोलन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट और आगे ले सकते हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं थोड़ा इतिहास में जाके। 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन में महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि रमाबाई, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खां आदि जैसे समाज सुधारकों ने समाज की कुरीतियां यानी बुराई से संबंधित मुद्दों को उठाया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इन नामों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये बहुत सारे पॉइंट जो है यहाँ पे दिए गए हैं, इनको अच्छे से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका आंसर बहुत परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि कोटेशन का काम करते हैं। इसके बाद देखिए आगे ले सकते हैं, जैसे कि क्या क्या मुद्दा उठाया गया था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, जाति भेद जैसी कुरीतियां थी। मतलब ये था कि सती प्रथा, जैसे पति अगर डेथ हो जाती है तो कहीं की पत्नी को भी उसके साथ जलना पड़ता था, ये सबसे बड़ी कुरीतियां थी हमारे समाज में। बाल विवाह कहीं कहीं ये सबसे बड़ी समस्या है, अभी भी कभी कभी देखने को मिल जाता है बाल विवाह। हालांकि ये तो 99% लगभग खत्म हो गया, लेकिन कहीं कहीं अभी देखने को मिल जाता है, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह, अगर मान लीजिए कोई किसी का हस्बैंड जो है नहीं रहता है तो वो विधवा को जो है विवाह करने की, दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं थी, तो वहां पे ये भी जो है छुटकारा मिला उससे, पुनर्विवाह का जो है कहीं कहीं अनुमति दिया गया। तो ये सब जो है, और जाति भेद, ये सबसे बड़ी समस्या तो जातिवाद ही है। हालांकि जातिवाद तो अभी भी समाज में हमारे देखने को मिलती है कहीं कहीं, ठीक है। तो जो सारी बुराइयां, जो कुरीतियां हैं, इन सब को खत्म करने के लिए कहीं कहीं इन सब का योगदान था। तो ये सब पॉइंट भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 19वीं शताब्दी हो गया, अब देखिए 20वीं शताब्दी में क्या क्या स्थिति आती है। दोस्तों ये जो पॉइंट है बता रहा हूं इसमें कारण भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट ऐसे भी ले सकते हैं या तो हेडिंग बना के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर महिला संगठन का निर्माण किया गया। जब यहाँ पे बहुत सारे 19वीं शताब्दी में बहुत सारे जब अत्याचार हो रहे थे, तो उसी लिए जो है 20वीं शताब्दी में कुछ महिला संगठन बनाया गया। जैसे दे सकते हैं यहाँ पे भारतीय महिला संघ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस, भारत में महिला
की राष्ट्रीय काउंसिल, तो ये सब जो है यहाँ पे संगठन बनाए गए जिनसे जो है अब इनको कहीं न कहीं इनको मदद मिलती है। ये संगठन महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कुछ प्रयास हैं जिनको यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया था। तो यहाँ पे अगर डेट नहीं याद होता है कोई बात नहीं, अगर आप इतना दहेज प्रतिषेध जो है अधिनियम ये लिख सकते हैं यहाँ पे। सती प्रथा निषेध अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग कब आया था? 1990 में आया था। गर्भधारण पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में, और घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये 2005 में आया था। तो दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे कहीं उनको प्रयास को लिए उनको जो है सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं ये 4-5 पॉइंट यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कुछ पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इनके लिए संगठन बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो कुछ पॉइंट है जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जिस पे मुद्दा उठाया गया था, किन लोगों ने उठाया था मुद्दा, तो यहाँ पे इनका नाम दोस्तों ये आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको आसानी से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 21वीं शताब्दी में क्या होता है देख सकते हैं। 21वीं शताब्दी में नारी उत्थान के मुद्दों में सर्वाधिक बहस महिला आरक्षण विधेयक के रूप में लेकर था। इसके अंतर्गत महिलाओं को विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत आदि राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी बनाया गया। जैसे आप देखते हैं ना, अब जो है आपके राशन कार्ड होगा तो उसमें मैं जो है माता का नाम होता है ना, तो कहीं न कहीं जो है इसमें ग्राम पंचायत हो गया, जैसे ग्राम प्रधान लोग बनते हैं तो ग्राम प्रधान में अब महिलाओं को ज़्यादा उसमें आरक्षण दिया गया है। ग्राम पंचायत हो गया, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, इन सब में इनको कहीं की आरक्षण दिया गया है, ठीक है, भागीदारी बनाया गया है। यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के कई उपाय किए गए हैं। वर्तमान में महिला हेल्पलाइन नंबर आप ध्यान में रखिएगा जो है 1090 ये सक्रिय है, तो यहाँ पे ये शिकायत करने के लिए है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे शिकायत करती रहती हैं, तो यहाँ पे जो है इनसे समस्या का समाधान इनका मिलता रहता है। 2 लाइन दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 लाइन बेटियों के नाम पे। हर साल बोर्ड में टॉपर बनती हैं बेटियां, हर साल बोर्ड में टॉपर बनती हैं बेटियां, लड़कों से कंधा मिलाकर अब चलती हैं बेटियां। बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, अरे 2-2 कुल को रोशन करती हैं बेटियां। दोस्तों ये कोटेशन है, बल्कि यहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ गलत हो जाएगा। कोटेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पूछ सकता है जनजातीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय जनजातीय समस्याओं के कारण की विवेचना कीजिए, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जनजाति क्या होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता तथा संस्कृति से अपरिचित हैं, जो समाज से दूर जंगल, पहाड़ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनके समूह को जनजाति, आदिम मानव या आदिम समाज, आदिवासी के नाम से जाना जाता है। तो जो जनजाति होते हैं इसमें कहा जा रहा है कि जनजाति जो होते हैं वो आज भी कहीं कहीं सभ्यता और संस्कृति से दूर हैं, अपरिचित हैं। समाज में कहीं कहीं अगर इनका निवास स्थान है तो जंगल है, पहाड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं इन्हीं को जनजाति, आदिम समाज या आदिम मानव या आदिवासी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए जनजातियों संबंधी क्या क्या आंदोलन है, यहाँ पे इसको आपको लिख सकते हैं क्या क्या आंदोलन यहाँ पे हुआ है। जैसे कि संथाल विद्रोह या संथाल आंदोलन, यह विद्रोह झारखंड, बिहार में हुआ था। तो संथाल जो विद्रोह हुआ था ये झारखंड में हुआ था। 2-3 लाइन आगे से मैं और लिख सकते हैं कि संथाल जनजाति में जो है कहीं झारखंड में विद्रोह हुआ था, जिसके कारण ये जनजाति के लोगों को अत्याचार हो रहा था, तो ये समस्या खड़ी हो गई यहाँ पे। आगे लिख सकते हैं खरवार विद्रोह है। जो खरवार विद्रोह है ये भी संथाल के विद्रोह के बाद जो है, संथाल के विद्रोह के बाद, ठीक है, बाद खरवार विद्रोह भू राजस्व व्यवस्था पर लेकर था। तो भू राजस्व मतलब कि जो भूमि यानी जो भूमि का कर देना पड़ता था, तो उससे संबंध जो है खरवार विद्रोह था। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे भील आंदोलन, ठीक है, भील आंदोलन। राजस्थान और महाराष्ट्र में यह आंदोलन बंधुआ मजदूरों से संबंधित था। तो यहाँ पे जो भील जनजाति के लोग रहते थे कहीं के इनको बंधुआ मजदूर बना के काम कराया जाता था, इसके कारण जो ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब यहाँ पे ले सकते हैं कि भारतीय जनजातियों की समस्या के कारण क्या है। तो यहाँ पे पहला कारण ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है कि क्वेश्चन अगर सब पूछ ले कि भारतीय जनजाति की समस्या के क्या कारण हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण,
ठीक है। सवाल ये है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पूर्व ही जनजातियों का अधिकार एवं स्वामित्व प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, पहाड़ी क्षेत्र, भूमि पर था, जिनसे ये छीनता चला गया। कहीं न कहीं प्राकृतिक जो संसाधन थे इन पर इनका आश्रय था और इनका आश्रय छीन लिया गया, तो ये सबसे बड़ा कारण बन गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला हेडिंग आप लिखेंगे और उसके अंदर 2-3 लाइन आप ले सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड में ले सकते हैं। भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत है। देखिए, जब भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई तो कहीं न कहीं जो है वनों को, जंगलों को काटा गया और उनसे जो है जो जनजाति निवास करते थे उनकी जमीन जायदाद कहीं से छीन ली गई, तो ये भी समस्या बन गया, एक कारण बनता चला गया। ठीक है, आगे ले सकते हैं। वन एवं राष्ट्रीय पार्क की अवधारणा ने जनजातियों की स्थिति बना दी। मतलब जो वनों में जो वन थे और वन में जो रहने वाले जनजाति थे कहीं को राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। अब राष्ट्रीय पार्क अगर बना दिया जाएगा तो वहां पे क्या होता है कि किसी भी मानव जाति को जाने की अनुमति नहीं होती है। आप टूरिज्म के तौर पे जा सकते हैं लेकिन अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसा कोई स्थानीय नागरिक उस राष्ट्रीय पार्क में नहीं जा सकता है अगर उस क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब उनको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया है, तो जनजाति जो निवास करते थे वो कहाँ जाएंगे? उनकी जमीन छीन गई, उनका आवास छीन गया, तो इससे बड़ा कारण बनता चला गया। अगले देख लीजिए, शिक्षा का अभाव हमें जनजातियों में देखने को मिलता है। कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा है और जो है यहाँ पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे ले सकते हैं, वनों में आग लग जाना। देखिए, वनों में आग लगाना ये नेचुरल है या प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होता है। तो जो वनों में उनका निवास स्थान होता है, कहीं अगर आग लग जाएगा तो कहीं उनका निवास स्थान भी चला जाएगा। आगे देखिए, स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्या, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, स्वास्थ्य और कुपोषण, क्योंकि उनको शिक्षा का कमी है तो स्वास्थ्य भी कहीं जो है कमी हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, धार्मिक अलगाव में ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि जो है जनजाति जो लोग होते हैं इनका धार्मिक अलगाव अलग होता है, इनकी अलग संस्कृति होती है। ठीक है, अगला लिख सकते हैं, गरीबी और ऋणग्रस्तता। इनके अंदर क्या होती है कि गरीबी बहुत ज्यादा होती है और ऋण, मतलब कि उधार लेकर अपना जो है जीवन यापन करते हैं और उसे ऋण से ग्रस्त हो जाते हैं। तो कहीं कि इनका ये एक धंधा बन जाता है, एक काम यही होता है कि जो है ऋण में जीवन व्यतीत करते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं। तो कहीं की गरीबी सबसे बड़ी समस्या इनकी बन जाती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं आप। दोस्तों, अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखेंगे इसको? भारत में भूमि सुधारों का विवेचना कीजिए, अथवा करके पूछ सकता है भारत में भूमि सुधारों के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट, भूमि व्यवस्था या भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानून तथा प्रथाओं से परिवर्तन में आते हैं। मतलब ये दोस्तों कहा जा रहा है कि जो भूमि व्यवस्था या जो भूमि सुधार है इसके अंतर्गत भूमि संबंधी जो कानून है, ठीक है, ये और प्रथा, ठीक है, जो प्रथाएं चलती हैं उससे संबंधित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे, भूमि व्यवस्था समूहों के भूमि संबंधित अधिकारों तथा उन अधिकारों पर आधारित मानवीय संबंधों की व्यवस्था है। मतलब ये कि जो जिसका भूमि है और उस भूमि पर अगर उसका अधिकार नहीं है तो कहीं न कहीं वो जो संबंधित अधिकार है वो कहीं कहीं छिन जाती है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि भूमि व्यवस्था जो है ये समूहों की भूमि है। समूह का भूमि मतलब कि किसी एक व्यक्ति का नहीं है, समूहों में है, गुट में है, कई लोगों का है। तो यही बात इसमें कही जा रही है कि भूमि व्यवस्था जो है कि इसको अलग अलग नहीं है, बल्कि जैसे आज की डेट में आपका जमीन अलग होगा, दूसरी जमीन अलग होगा, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये समूहों की भूमि है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, भूमि सुधारों के लिए सभी राज्यों में कानून लागू किए गए हैं। इन जो है भूमि सुधारों की प्राथमिक उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही वंशानुगत भूमि व्यवस्था को समाप्त करना है। ये जो भूमि वंशागत है, ठीक है, एक वंश के बाद दूसरे वंश में ट्रांसफर हो रही है, इसको समाप्त करना ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पे इसका कारण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, ये भूमि सुधार का सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, भूमि व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक अन्याय और शोषण के तत्व को खत्म करना है। मतलब भूमि व्यवस्था जो है ये सामाजिक अन्याय, मतलब समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है, कहीं कि जो जिनका भूमि है उनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, तो ये जो अन्याय हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, ये खत्म करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है भूमि सुधार का।
अगला लिख सकते हैं, भूमि सुधार से सभी लोगों में समान स्थिति और हर क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि भूमि सुधार होता है तो सभी लोगों को समान स्थिति मिलेगा, समान जो है रोजगार मिलेगा, समान जो है उनको कहीं कहीं कृषि करने का मौका मिलेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में 3 प्रकार की भू स्वामित्व जो है वो व्यवस्था थी। पहला पॉइंट है रैयत बाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयत बाड़ी व्यवस्था क्या है देख लीजिए। इस व्यवस्था में कृषकों का राज्य सीधा संबंध होता था। यानी जो कृषक होते थे, जो किसान होते थे, इनका संबंध सीधा राज्य से होता था। ठीक है, कृषकों का शोषण नहीं होता था, कृषकों का स्वामित्व उनके पास होता था, मतलब जिनकी जमीन है उनका मालिक वही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी जमीन दूसरे का है, मालिक दूसरा कोई है, ऐसा नहीं था यहाँ पे, क्योंकि कृषकों का संबंध किससे होता था? राज्य से होता था। राज्य का मतलब जो राज्य में शासक होता था उससे होता था, उससे अपना टैक्स वगैरह जो उनको पे करना था वो पे करते थे। तो यहाँ पे संबंध किससे था? राज्य से, और शोषण इनका नहीं होता था रैयत बाड़ी व्यवस्था में। इसके बाद दोस्तों आता है महालबाड़ी व्यवस्था। महालबाड़ी व्यवस्था का तात्पर्य है, महाल का अर्थ है लगान की इकाई, यानी अथवा कह सकते हैं गांव से, जो गांव में जो लोग रहते हैं उनकी जो लगान है, ठीक है, लगान देना, ये सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे। इस व्यवस्था में पूरा गांव भूमि का स्वामी होता था, सरकार को लगान देने का उत्तरदायी पूरे गांव का होता था। मतलब महालबाड़ी व्यवस्था मतलब ये है कि जो पूरा गांव है ये भूमि का स्वामी होता था। ठीक है, यानी पूरा गांव ही जमीन का मालिक होता था और पूरा गांव ही जो है सरकार को टैक्स देता था। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था क्या थी? इसमें भूमि का स्वामित्व बिचौलिए के हाथ में होता था। बिचौलिए का तात्पर्य होता है कि जो जमींदार होते थे उन्हीं को बिचौलिए भी कहा जाता है। जमींदार ही गांव का मालिक होता था और भूमि पर लगान जमींदार का ही तय करता था कि कितना लगान। लगान का मतलब होता है टैक्स, एक तरह से देखा जाए। भूमि के प्रयोग के बदले जो भूस्वामी को मिलता है उसी को लगान कहते हैं। और भूस्वामी कौन होता था? यानी भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। ठीक है, तो यहाँ पे लगान किसको मिलता था? जमींदार को मिलता था। खेती कौन करता था? किसान करते थे। ठीक है, सरकार जमींदार से लगान लेती थी। सरकार क्या करती थी? जमींदार से लगान लेती थी। और जमींदार किससे लेता था? किसानों से लेता था। तो यहाँ पे सरकार जमींदार से लगान लेती थी, जो पहले तय करता था। मतलब सरकार पहले तय कर देता था कि भैया जमींदार इतना आपको लगान देना है, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। यानी पहले से ही बंदोबस्त यानी कर लिया गया है कि हमें इतना लगान चाहिए तो उतना लगान देना पड़ता है जमींदार को। ठीक है, तो यही क्रिया अस्थाई बंदोबस्त कहलाती है। आगे ले सकते हैं 2-3 पॉइंट और आगे। भूमि संबंधित व्यवस्था अर्थव्यवस्था में कृषि के आधुनिकीकरण और असमानताओं को निराकरण कर ही भूमि सुधार का उद्देश्य था। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे बिचौलिए का अंत, इन्हें जो जमींदार होते थे इनका अंत करना, उन्मूलन करना। उन्मूलन करना होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी बिचौलियों को खत्म कर देना पूरी तरह से। जैसे जमींदारी, रैयत बाड़ी, महालबाड़ी, इन सबको समाप्त कर देना, क्योंकि इनकी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट सकते हैं काश्तकारी सुधार। तो जो काश्तकारी सुधार है, अपने भूमि को किराए या अधिया पे, जिसे बोलते हैं ना आधा अधिया पे या पट्टे पर देना काश्तकारी व्यवस्था कहलाता है। तो ये सब जो है ये भी खत्म करना यहाँ पे कार्यक्रम चलाया गया। भूमि की चकबंदी करना। देखिए किसी का बिखरा अगर खेत है, ठीक है, अगर किसी का बिखरा खेत है, इस खेत को अगर एक कर दिया जाए, ठीक है, तो इसी क्रिया को चकबंदी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न बस देख लिए जाते जाते, कृषक समाज से क्या आप समझते हैं? कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, कृषक समाज का प्रमुख कार्य कृषि से संबंधित है, इसीलिए इन्हें कृषक समाज कहते हैं। आगे ले सकते हैं, कृषक समाज की अवधारणा जनक रडफील्ड है। ठीक है, कृषक समाज की अगर अवधारणा या जनक पूछ ले तो रडफील्ड इनकी जो है जनक हो जाएंगे। ठीक है, रडफील्ड के अनुसार कृषक उन्हें कहा जा सकता है जो कृषि अपने निर्वाह के लिए करते थे, अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते थे, उन्हें कृषक कहा गया है। कृषि उनके जीवन का आधार है तथा इसका जो है उद्देश्य व्यापार एवं मुनाफा नहीं है। मतलब कि जो कृषि करते थे उनका मुनाफा और व्यापार कमाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते थे। ठीक है, विशेषताओं में यहाँ पे 2-3 पॉइंट ले सकते हैं। पहले ले सकते हैं कृषक समाज में थोड़ी बहुत आर्थिक असमानता हो सकती है। कृषक समाज नगरीय एवं जनजातियों से भिन्न है। कृषक समाज सदस्यों की आजीविका का मुख्य स्रोत भूमि है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आप इसे आसानी से ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। प्रश्न को बस यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसे मैंने बता दिया है।
चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।